नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही थी, उसमें हमने एक पॉइंट और एक टॉपिक को क्लियर किया है। राजस्थान का परिचय यानी राजस्थान, इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान हमने कर लिया है और आज हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो इस दूसरे टॉपिक की बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की हम बात करेंगे और इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, आप बने रहिए। तो देखिए, आप इतना डिटेल से पढ़ लेंगे तो कोई एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे एग्जाम कौन सी भी हो। तो देखिए, आप राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की हम बात करेंगे, ये राजस्थान ज्योग्राफी के। तो भौतिक प्रदेश क्या होते हैं ये बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ नॉर्मल बातें, हम बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। फिर हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे, ठीक है, और इनमें विभाजन कैसे हुआ ये हम भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा भूगर्भित संरचना के बारे में बात करें। तो देखिए, राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की भूगर्भित संरचना का जो अध्ययन किया था सबसे पहले एच.एस. शर्मा ने किया था। एच.एस. शर्मा ने किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान की भूगर्भित संरचना का जो अध्ययन किया था सबसे पहले वो एच.एस. शर्मा ने किया था। और एच.एस. शर्मा ने बताया राजस्थान में आग्द महाकल्प से नूतन महाकल्प, आग्द महाकल्प से नूतन महाकल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं, या अग्ध महाकल्प से नूतन महाकल्प, यानी अग्ध महाकल्प से नूतन महाकल्प तक की क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर अवशेष पाए जाते हैं। यानी पूरा अग्ध महाकल्प से और नूतन महाकल्प तक के संपूर्ण महाकल्पों की मैं बात करूं तो यह संपूर्ण महाकल्पों के अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात बताने वाले कौन है? एच.एस. शर्मा। और एच.एस. शर्मा ने ही भूगर्भित संरचना की अगर मैं बात करूं तो उनका अध्ययन भी किसने किया था? एच.एस. शर्मा ने किया था। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, ये ध्यान रखना है ये जो भूगर्भिक है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। भूगर्भिक अगर मैं बात करूं संरचना का अध्ययन की अगर मैं बात करूं तो 19वीं और 20वीं सदी में प्रारंभ हो गया था। भूगर्भिक संरचना का जो यहाँ अध्ययन हो गया था स्टार्ट, तो 1920वीं सदी में स्टार्ट हुआ। और सबसे पहले किसने किया? एच.एस. शर्मा ने किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्टार्ट कब हुआ? 1920वीं सदी में स्टार्ट हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, भूगर्भिक तात्विक या भूतात्विक बोल सकते हैं आप, भूतात्विक सर्वेक्षण का भारत में पश्चिमी कार्यालय की अगर मैं बात करूं तो उसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। भूतात्विक सर्वेक्षण का जो पश्चिमी कार्यालय भारत में है वो कहाँ स्थित है? जयपुर में। और यह अध्ययन कब प्रारंभ हो गया था? 19 और 20वीं सदी में। और किसने किया था? एच.एस. शर्मा ने किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भूगर्भिक संरचना की हम बात करने वाले हैं, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, 3 महाकालखंडों में बांटा गया है। उस कालखंडों की मैं बात करूंगा। देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए, इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले किसने किया था? और आग्द महाकल्प से नूतन महाकल्प तक की प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ये बताने वाले एच.एस. शर्मा है। भूगर्भिक संरचना का अध्ययन कब हुआ? 19-20वीं सदी में। और इनका कार्यालय की मुख्यालय की अगर बात करें तो वो कहाँ है? जयपुर में, पश्चिमी कार्यालय के। तो इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आपको ध्यान क्या रखना, देखिए आप ये बात ध्यान रखनी है, भूगर्भिक संरचना में एक बात आपको ध्यान रखना है। क्या? एक तो महाकल्पों की बात ध्यान रखनी है। देखिए, महाकल्प कितने हैं? 5 महाकल्प है। और युग कितने थे? 4 युग थे।
ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं हो। ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। अगर मैं कल्पों की मैं बात करूँ तो कल्प कितने, 18 कल्प हैं। जो महत्वपूर्ण है वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 5 महाकल्प कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इनमें ध्यान क्या रखना है, देख लीजिए आप, वो ध्यान रखना है। देखिए आप क्या ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूँ महाकल्पों की तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए आप यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, एक महाकल्प तो आपको ध्यान रखना है। प्रारंभ में नंबर 1 की मैं बात करूँ तो प्री पेलियो जोइक, प्री पेलियोजोइक महाकल्प, जिसे आप आग्द महाकल्प भी कहते हैं, आग्द महाकल्प भी कहते हैं। एक बड़े कालखंड की बात हो रही है, बड़े कालखंड को हम महाकल्प कहेंगे, और उसमें छोटे छोटे युग हैं, फिर युगों में छोटे छोटे कल्पों को विभाजित किया गया है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं ये बताऊंगा मैं आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के 4 भौतिक स्वरूपों में कौन से भौतिक स्वरूप की उत्पत्ति कौन से महाकल्प में हुई है और कौन कौन से कालों में हुई है, यहाँ से क्वेश्चन ये आता है। और राजस्थान में लाटीश्री क्षेत्र है, बालुका, ठीक है, बादुरा श्रेणी है, बॉर्डर्स है, इनका काल कौन कौन सा है, ये आप यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, सानू क्षेत्र है, पलाना क्षेत्र है, कपूरी क्षेत्र है, तो ये कौन कौन से कालों के, अलग अलग क्षेत्र अलग अलग कालों से संबंधित है। तो पहले आप काल को देख लीजिए कि कालों को विभाजित कैसे किया गया। तो आप ध्यान से देखिए, आप ये देखिए, आप नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, पेलियोजोइक महाकल्प। नंबर 3 की बात करूँ मैं, मेसोजोइक महाकल्प। नंबर 4 की बात करूँ मैं तो सीनोजोइक महाकल्प है, सीनोजोइक महाकल्प है। और नंबर बात करूँ मैं तो नियोजोइक महाकल्प। ये महाकल्प है, इसको क्या बोलेंगे, पूरा महाकल्प है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका दूसरा नाम पूरा महाकल्प, इसका नाम है मध्यजीवी महाकल्प है, मध्यजीवी महाकल्प। इसका नाम है नवीन महाकल्प है, इसका नाम है नूतन महाकल्प। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये 5 महाकल्प हैं, ये बड़े कालखंड। इनमें देखिए आप खूब ध्यान रखेंगे, पहले वाले महाकल्प में कोई युग नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस महाकल्प में आपको कल्प की अगर मैं बात करूँ तो इस महाकल्प में आप कल्प ध्यान रखेंगे कितने, 2 कल्प थे। कितने कल्प थे, 2 कल्प थे। फिर यहाँ से युग प्रारंभ होता है, प्रथम युग यहाँ से प्रारंभ होगा, प्रथम युग को इसमें रखा गया है, इसमें प्रथम युग थे। और इसमें कल्पों की मैं बात करूँ तो टोटल कितने कल्प थे, 6। कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दूसरे महाकल्प की तो आपको पूछेंगे अरावली की उत्पत्ति कौन से युग में हुई, तो युग पूछे तो देखिए आप ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी युग कौन से में कैसे युग करना। पहले वाले में कोई युग नहीं है, प्रथम युग ये स्टार्ट होता है कौन से, पेलियोजोइक से। फिर यहाँ द्वितीय युग स्टार्ट हो, द्वितीय युग स्टार्ट होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें टोटल कितने हैं, 3 कल्प थे। अगर मैं इसमें कल्पों की संख्या की बात करूं तो कितने थे, 3। अगर मैं तृतीय युग की बात करूं तो इसमें टोटल कल्प कितने थे, 5। ठीक है, और चतुर्थ युग की मैं बात करूं, चतुर्थ युग की अगर मैं बात करूं तो इसमें कल्पों की संख्या कितनी थी, 2। तो आप ध्यान से देखिए, टोटल कल्पों की संख्या कितनी होगी, 18।
ठीक है। टोटल युगों की संख्या कितनी होगी? 4। और टोटल महाकल्पों की संख्या कितनी होगी? 5। आप ध्यान से देखिए, आप ये देखिए, आप महाकल्प कितने हैं? 5। और महाकल्पों में युग कितने हैं? 4। छोटे पाठ्यक्रम। और भी युगों में कल्प कितने हैं, कल्प या काल कितने हैं? तो वो कितने? 18 है। तो देखिए आप, पहले युग कहाँ से स्टार्ट होता है? पैलियोजोइक से स्टार्ट होता है। देख लीजिए आप, ये 5 महाकल्प है, इन 5 महाकल्पों के ये नाम भी है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, नवीन महाकल्प, ठीक है, या नवजीवी भी कह सकते हैं इसको आप, नवीन या नवजीवी, नवजीवी महाकल्प भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, नवजीवी महाकल्प। तो ये कल्प महाकल्प है, ये भी जस्ट आने वाले हैं, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये महाकल्प है, ये इनके दूसरे नाम है। तो टोटल 5 हो गए। इन 5 में युग की बात करूँ तो मैं 4 है, प्रथम वाले में युग नहीं है, तो ये 4 युग हो गए, ठीक है। फिर इन युगों में काल हैं, ये काल या कल्प टोटल कितने काल हैं? ठीक है, वो 18 है। 18 में से महत्वपूर्ण मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान कौन सा रखना है, ठीक है। तो ये सिस्टम आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, इनमें महत्वपूर्ण चीज कैसे ध्यान रखनी है। देखिए आप, ये देखिए आप, अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आप ध्यान रखेंगे। देखिए आप कैसे ध्यान रखेंगे, याद कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए आप। मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। देखो ये तो है महाकल्प, ये महाकल्प है, ठीक है, ठीक है। और इस महाकल्प का मैं पार्टीशन करता हूँ। देखिए पहले एक नंबर 1 की बात करता हूँ मैं, नंबर 1 के महाकल्प की बात करूँ मैं, नंबर 1 की बात करूँ तो कौन सा है? प्री पैलियोजोइक महाकल्प। इसमें युग प्रारंभ नहीं होता है, लेकिन इसमें टोटल कितने कल्प हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें 2 महत्वपूर्ण 2 है, तो आप ध्यान रखेंगे ए और बी। इस महाकल्प में आपको 2 काल ध्यान रखने हैं, युग यहाँ प्रारंभ नहीं होता है, ठीक है। एक तो आपको ध्यान रखना है आर्कियन कल्प, ठीक है। आर्कियन कल्प ये सबसे प्राचीन कल्प यही है, ठीक है। यहाँ आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। और आर्कियन क्रम की चट्टान भी विश्व की सबसे प्राचीन चट्टान है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान है। और सबसे पहला जो प्राचीन कल्प है वो भी कौन सा? आर्कियन कल्प ही है। वो किस में आता है? प्री पैलियोजोइक में आता है, ठीक है। इसका दूसरे कल्प की अगर मैं बात करूँ, देखिए आप, इसके दूसरे कल्प की मैं बात करूँ तो वह प्री कैम्ब्रियन काल या कल्प, ठीक है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर एक तो अरावली की उत्पत्ति ध्यान रखेंगे आप, अरावली की उत्पत्ति इसी में हुई है। इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें धारवाड़, अब ध्यान रखेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, धारवाड़ क्रम की जो भी चट्टानें हैं, देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति यहीं से हुई है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति यहीं से हुई है। दहली समूह है, देखिए आप, दहली समूह या दहली क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति भी यहीं पे हुई है। दहली समूह की चट्टानों की उत्पत्ति भी कहाँ हुई है? इसी काल में हुई है। तो प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की उत्पत्ति व धारवाड़ क्रम की चट्टानें, दहली समूह की चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो ये आप 2 काल ध्यान रखेंगे प्री पैलियोजोइक में। इसके बाद में हम बात करें नंबर 2 की, अगर मैं बात करूँ नंबर 2 की बात करूँ तो पैलियोजोइक है, पैलियोजोइक महाकल्प की अगर मैं बात करूँ, महाकल्प,
इसका दूसरा नाम क्या है मैंने अभी बता दिया आपको, प्री पैलियोजोइक, और इसके बाद में कौन है, पैलियोजोइक। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, देखिए आप नंबर 1 की मैं बात करूं तो डेविनियस काल ध्यान रखेंगे। डेविनियस काल में क्या ध्यान रखना है, डेविनियस काल में ये ध्यान रखना है विध्यन क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हो गई थी, चट्टानों की उत्पत्ति हो गई थी, यानी विभिन्न क्रम की चट्टानें यहीं पर मिलती है, बहादुरा श्रेणी, रीवा श्रेणी है, बंडेर श्रेणी है, कैमूर श्रेणी है, भारत में कैमूर श्रेणी, बंडेर श्रेणी और रीवा श्रेणी, ये तीनों ही श्रेणी विभिन्न क्रम की है। ठीक है, तो विभिन्न क्रम की चट्टानें जो उत्पत्ति हुई है कौन से काल में हुई है, डेविनियस काल में हुई है, और डेविनियस काल किसका है, पैलियोजोइक काल का। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद में अगर हम बात करें नंबर बी की बात करें तो कार्बोनिफेरस काल की अगर मैं बात करूं तो आप कार्बोनिफेरस में ध्यान रखेंगे, कार्बोनिफेरस काल में आप ये ध्यान रखेंगे ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ये काल पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध था। पेट्रोलियम और कोयले के लिए ये काल प्रसिद्ध था। और इसी काल में अंगारा लैंड, आगे हम बात करेंगे अंगारा लैंड और गोंडवाना दोनों अलग हुए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों अलग हुए, यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि पेंजिया का विभाजन हुआ। किसका विभाजन हुआ, पेंजिया का विभाजन हुआ, पेंजिया का विभाजन आप ये भी कह सकते हैं, ये दोनों अलग हुए, इसका मतलब पेंजिया से अलग हुए, तो पेंजिया का विभाजन। अब बात करने वाले पेंजिया का विभाजन, ये बात आप ध्यान रखेंगे इसी काल में हुआ। और आप ध्यान रखेंगे बाब बोल्डर्स, जो जोधपुर के पास में बाब बोल्डर्स हैं, वो इसी के अवशेष हैं, इसी काल के अवशेष हैं बाब बोल्डर्स से। ठीक है, हिमच्छादित जो क्षेत्र है, ऐसा माना जाता है कि अरावली पहले उत्पत्ति के समय हिमालय से ऊंची थी। ठीक है, तो हिमच्छादित जो क्षेत्र है बाब बोल्डर्स, वो इसी काल के हैं। ठीक है, बाब बोल्डर्स इसी काल के, तो आप देखिए बाब बोल्डर्स इसी काल के हैं, हिमानी क्षेत्र है। ठीक है, ये इसी काल के अवशेष से, ये कार्बोनिफेरस काल के। इतनी बात ध्यान, पेंजिया का विभाजन पेट्रोलियम और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बाब बोल्डर्स इसी काल का है, तो बाब बोल्डर्स निम्न में से कौन से काल से संबंधित है, तो कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसमें बात करूँ तीसरे काल की, सी की बात करूँ तो आप ध्यान रखेंगे, सी की मैं बात करूँ, मैं यहाँ बात कर लेता हूँ सी की। ठीक है, इसमें तीसरे वाले की बात मैं यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, तो डेविनियस काल, कार्बोनिफेरस काल, ये तो आपको ध्यान रखनी है। एक ध्यान रखेंगे परमेनियस काल। ठीक है, परमेनियस काल की अगर मैं बात करूं तो इस काल में आपको ध्यान क्या रखना है, इस काल में एक तो ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो राजस्थान में बहादुरा श्रेणी है, यानी ये बहादुरा श्रेणी क्या है, जीवाश्म युक्त बालू का, जीवाश्म युक्त जो बालू का है वो इसी काल के है। ठीक है, जीवाश्म युक्त बालू का जो बहादुरा श्रेणी है, जीवाश्म युक्त जो बालू का है, ये परमेनियम काल के संबंधित है। ठीक है, परमेनियम काल से संबंधित है। तो ये तीन काल किसके हैं, पैलियोजोइक के, और वो किसके हैं, प्री पैलियोजोइक के। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना, देखिए आप इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद में आपको एक बात ध्यान रखनी है, बात करेंगे तीसरे वाले की।
मेसोजोइक की, मेसोजोइक, इसका दूसरा नाम मैंने बता दिया है, मेसोजोइक महाकल्प की बात करेंगे, महाकल्प। इसमें आपको 3 ध्यान रखने हैं मुख्य रूप से, और है भी 3 ही, ठीक है। 3 ध्यान रखेंगे। एक तो आप ध्यान रखेंगे इसमें, यहाँ से मतलब क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं, ठीक है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से आप क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। इसमें 3 आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1 ध्यान रखना है डेविनियस काल या ट्रेसी काल से स्टार्ट कर लेते हैं। डेविनियस ने ट्रियासिक, तो ट्रियासिक काल ध्यान रखना है। इस ट्रियासिक काल में इतना ध्यान रखना है, एक तो गोंडवाना अंगारा लैंड का विभाजन ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान में अगर एक क्षेत्र की मैं बात करूँ राजस्थान में, तो लाठी श्री अगर क्षेत्र की बात करें, लाठी मरुस्थल में लाठी श्री क्षेत्र भूगर्भित जलपट्टी है। लाठी श्री क्षेत्र जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में लाठी श्री क्षेत्र इसी काल से संबंधित है। लाठी श्री क्षेत्र इसी काल से संबंधित है। रेंगते हुए जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी ट्रियासिक काल में। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अंगारा लैंड का विभाजन हो चुका था। ये विभाजन कैसे हुआ अभी बात करेंगे, ठीक है। फिर बात करता हूँ मैं बी की, ज्यूरेसिक की मैं बात करता हूँ। ज्यूरेसिक काल की मैं बात करता हूँ। तो ज्यूरेसिक काल को आप में इतना ध्यान रखना है कि सर इसमें तो गोंडवाना लैंड का विभाजन, एक तो इसमें गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गोंडवाना लैंड का विभाजन ज्यूरेसिक काल में हुआ। और इसमें एक बात ध्यान रखना, जैसलमेर में आकलवुड फॉसिल पार्क है। ये ध्यान रखना आप, आकलवुड फॉसिल पार्क है। आकलवुड फॉसिल पार्क है जो जीवाश्म की जानकारी देता है। ये आकलवुड फॉसिल पार्क कास्ट का है, लकड़ी का है ना, आकलवुड फॉसिल पार्क। तो ये जो है इसी काल ज्यूरेसिक काल से संबंधित थी आकलवुड फॉसिल पार्क। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इतनी बात ध्यान रखेंगे ज्यूरेसिक काल में, ठीक है। इसमें अगर तीसरे की मैं बात करूँ, इसमें तीसरे की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे ट्रियासिक काल है। कौन सा है, सॉरी ट्रियासिक तो ले लिया ना मैं, इसमें तीसरे की बात कर रहे हैं। अगर इसमें तीसरे की बात करें तो क्रेटिशियस, इसमें तीसरे की मैं बात करूं तो क्रेटिशियस काल है। तो क्रेटिशियस काल की अगर मैं बात करूं तो यहां आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एक तो यहां पर क्या एंडीज पर्वतमाला की उत्पत्ति, ठीक है। और रोकी ये पर्वतमाला है, इनकी उत्पत्ति इसमें हुई। दक्कन का पठार की उत्पत्ति से हुई। दक्कन का पठार विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीपीय पठार है। विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीपीय पठार दक्कन का पठार। तो ये सबसे लंबा, ये भारत में स्थित है, भारत के दक्षिण भाग में। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात करें तो वो कौन सा है, सऊदी अरब का पठार है, ठीक है। तो दक्कन के पठार, और इसमें राजस्थान से संबंधित अगर मैं बात करूं इस काल में तो ध्यान रखेंगे आप हाड़ौती का पठार की उत्पत्ति इसी काल से मानी जाती है। तो एंडीज, अब ध्यान रखें, एंडीज, रोकी, दक्कन का पठार और हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति इसी काल में हुई है। तो ये क्रेटिशियस काल है, ठीक है। तो ट्रियासिक काल, ज्यूरेसिक काल और क्रेटिशियस काल, ये 3 काल किसके हैं, मेसोजोइक के या मेसोजोइक महाकल्प के 3 काल आपको ध्यान रखने हैं। और तीनों में राजस्थान का संबंध, देखिए यहाँ लाठी श्री क्षेत्र है, यहाँ आकलवुड फॉसिल पार्क है, यहाँ पर हाड़ौती आ गया। इनमें देख लीजिए आप, इनमें तो राजस्थान से संबंधित आएगा बात। कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठार जब पढ़ेंगे, दक्षिण पूर्वी पठार पढ़ेंगे तो वहाँ आएंगी विभिन्न क्रम की चट्टानें, तो इस काल से संबंधित आएंगे, ठीक है। कार्बोनिफेरस काल में आप देख लीजिए, कार्बोनिफेरस में बाबोल्डर्स आ गया। इसमें मैंने एक और बताया था, डेविनियस काल, कार्बोनिफेरस काल, परमेनियन काल की बताया था। परमेनियन काल में बहादुरा श्रेणी बताई थी। तो कहीं ना कहीं राजस्थान का संबंध भी है। राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र कौन कौन से काल से संबंधित आ रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हर को एक एक को ध्यान रखना। हर में देखो एक एक आ रहा है, इसमें बाबोल्डर्स आ रहा है,
इसमें आ रहा है रीवा श्रेणी, ये श्रेणी आ रही है, इसमें आकलवुड फॉसिल पार्क आ रहा है, और इसमें लाठीश्री क्षेत्र आ रहा है, इसमें हाड़ौती क्षेत्र आ रहा है, इसमें अरावली आ रही है। कहीं ना कहीं हर काल राजस्थान से संबंधित आ रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? पिछली बार क्लासों में पूछे भी गए हैं, पटवारी में पूछे गए कि इनसे क्वेश्चन, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। अब मैं आगे बात करता हूँ, नंबर 4 की बात करता हूँ। तो देखिए, अब नंबर 4 की मैं अगर बात करूँ, नंबर 4 की बात करूँ, तो उस नंबर 4 में आपको ध्यान क्या रखना है। नंबर 4 की बात हम करें तो देखिए, हम 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो सिनोजोइक है, कौन सा है? सिनोजोइक महाकल्प की बात करें, सिनोजोइक महाकल्प, सिनोजोइक अगर महाकल्प की मैं बात करूं, इसका दूसरा नाम मैंने बता दिया है, नवजीवी महाकल्प है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप इसको इतना ध्यान रखेंगे, इसमें युग कौन सा पड़ा, मतलब मैंने युग भी बता दी है। अब इन कालों की बात ध्यान रखना है, इसमें काल कौन कौन से ध्यान रखने हैं। देखिए, अब इसमें काल की बात करूं तो टोटल कितने हैं? 5 कल्प है। कितने कल्प है? 5। उनमें से आपको ध्यान क्या रखना, देखिए नंबर 1 की मैं बात करता हूँ, ठीक है। नंबर 1 की बात करता हूँ मैं, तो सिनोजोइक की, अच्छा सिनोजोइक की बात कर रहे हैं। अगर मैं नंबर बात करूं, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलियोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। अब इन कालों की अगर मैं बात करूं, ये 5 हो गए। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है। पेल्यूसिन की अगर मैं बात करूं, तो पेल्यूसिन में आप बात करेंगे सर, एक तो ध्यान यहाँ से ध्यान रखना है, पेल्यूसिन में आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए, आप पेल्यूसिन की आप बात करें तो आप ध्यान रखेंगे पेल्यूसिन में, एक तो यहाँ पर स्तनधारियों की विकास हो चुका है, स्तनधारी जीवों का विकास हो चुका था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, राजस्थान में पलाना, राजस्थान में पलाना और सानू क्षेत्र, राजस्थान में पलाना क्षेत्र और सानू क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र, पलाना क्षेत्र कहाँ गए? बाड़मेर का है, सॉरी पलाना क्षेत्र कहाँ है? बीकानेर का है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और सानू क्षेत्र कहाँ का है? जैसलमेर का है। ये दोनों ही क्षेत्र है, कौन से काल से संबंधित है? पेलियोसिन काल से संबंधित है, और स्तनधारियों का यहाँ विकास हो चुका था, ये बात ध्यान रखें। कहते वो राजस्थान फिर से आ गया, ठीक है। ये दोनों बात राजस्थान से संबंधित आ गई। पलाना क्षेत्र जो सर्वोत्तम बढ़िया कोयले के लिए प्रसिद्ध है, अच्छे कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सबसे ज़्यादा कोयला होता है कपूरी बाड़मेर में, राजस्थान में, और सर्वोत्तम किस्म का कहाँ होता है? पलाना में होता है। तो सानू और पलाना क्षेत्र, ठीक है, ये दोनों क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है और ये चूने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ईशियन काल की अगर मैं बात करूं, तो ईशियन काल में ध्यान रखें, एक तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो चुकी थी, एक तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो चुकी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो चुकी थी इस काल में। और यहाँ से एक बात ध्यान रखना है, राजस्थान का कपूरडी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कपूरडी क्षेत्र ये कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। कपूरडी क्षेत्र इसी काल से संबंधित है। कपूरडी में क्षेत्र में जो कोयले मिलते हैं वो कौन से काल से संबंधित है? ईशियन काल से संबंधित है। जो पलाना और सानू वाले कौन से हैं? पेलियोसिन काल से संबंधित है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर मैं ओलियोसिन की बात करूँ तो आप ध्यान रखेंगे, महान हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। महान हिमालय, बस इतना ध्यान रखना, यह महान हिमालय की उत्पत्ति हुई, महान हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मायोसिन काल की अगर मैं बात करूं तो इतना ध्यान रखा, लघु हिमालय, इतना ध्यान रखें, लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई, लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई, इतना आप ध्यान रखेंगे। इसमें शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई, या बाह्य हिमालय या नवीन हिमालय भी कह सकते हैं शिवालिक हिमालय को। सबसे बाहर यही है, इसे नवीन हिमालय भी कहते हैं क्योंकि सबसे बाद में उत्पत्ति इसी की हुई है। तो
शिवालिक की अगर मैं बात करूं, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो वो काल कौन सा है? प्लायोसीन काल है, प्लायोसीन काल की, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप ये बात ध्यान रखेंगे, यही से एक बात ध्यान रखेंगे, भारत में मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी, ठीक है। भारत में मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी और यहीं से पाषाण काल प्रारंभ हो जाता है। पाषाण काल यहीं से प्रारंभ हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इतनी बात आप इनमें ध्यान रखेंगे, किसमें? सिनोजोइक महाकल्प में ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, पाषाण काल कहाँ प्रारंभ होता है और भारत में मानव की उत्पत्ति कौन से काल में होती है? शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति होती है, लघु हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, कपूर्डी, बाड़मेर वाले ध्यान रखने हैं। तो ये क्षेत्र आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे इस बात को। अब मैं बात करता हूँ लास्ट वाले की, बात करता हूँ लास्ट में, जो हमारे पास लास्ट में एक था बचा था, वो देख लीजिए आप। लास्ट में कौन सा बचा था? 5 नंबर की अगर बात करें तो वो कौन सा था? नियोजोइक महाकल्प की मैं बात करूं, इसमें अगर हम बात करें, कल्प की बात करें तो कल्प इसमें कितने थे? 2। एक कल्प आपको ध्यान रखना है प्लेस्टोसीन काल, और प्लेस्टोसीन काल में आपको इतना ध्यान रखना है मरुस्थल की उत्पत्ति हो चुकी थी यहाँ पर, ठीक है। किसकी? मरुस्थल की उत्पत्ति और मैदानी भाग की उत्पत्ति हो चुकी थी, मैदानी भाग की उत्पत्ति हो गई थी। मैदानी भाग में भी आप ध्यान रखेंगे, मैदानी भाग में भी किसकी उत्पत्ति हो चुकी थी? बांगर की। किसकी? बांगर प्रदेश की उत्पत्ति हो चुकी थी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बांगर की उत्पत्ति हो चुकी थी, यानी मरुस्थल में भी कौन सी? बांगर, सॉरी मैदान में भी कौन सी? बांगर। खादर और बांगर में से बांगर की उत्पत्ति यहाँ हो चुकी थी और मरुस्थल की उत्पत्ति हो चुकी थी। ये राजस्थान ध्यान रखेंगे, जब हम मरुस्थल पढ़ेंगे तब भी आएगा कौन से काल में उत्पत्ति हुई। काल तो प्लेस्टोसीन काल है, लेकिन इसी काल का महाकल्प कौन सा है? नियोजोइक महाकल्प है, जिसे हम नूतन महाकल्प के नाम से भी जानते हैं। अब आप बात करेंगे सर इसमें 2 नंबर कौन सा है? होलोसीन है। कौन सा है? होलोसीन। ये होलोसीन काल की बात अगर मैं करूं तो देखिए एक बात तो ध्यान रखेंगे, वर्तमान में यही चल रहा है, वर्तमान में यही चल रहा है। एक बात तो ये, अब जो वर्तमान में जो काल चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? होलोसीन काल चल रहा है। और ये होलोसीन किस महाकल्प का काल है? तो ये बात करेंगे नियोजोइक महाकल्प का है। ये होलोसीन अगर मैं युग की बात करूँ तो कौन से युग में आता है? चतुर्थ युग में आता है, ठीक है। जो बात मैंने अब जस्ट पहले बताई भी थी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सर नवीन मिट्टी की उत्पत्ति, यानी आप बोलेंगे सर खादर की उत्पत्ति इसी काल में होती है। खादर मिट्टी का विकास इसी काल में होता है, ठीक है। और वर्तमान में यही काल चल रहा है। तो ये 2 हैं नियोजोइक के और सिनोजोइक के, ये 5 ध्यान रखने हैं। तो टोटल 5 महाकल्पों की हमने बात की, उनमें कौन कौन से युग हैं और कौन से काल है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अब बात देखिए, आप कोई सा भी क्षेत्र उठा ले, कपूर्डी, बाड़मेर कौन से काल से संबंधित है, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन उठा ले, मरुस्थल में उत्पत्ति कौन से काल में हुई, बांगर की कौन से काल में हुई, खादर की कौन से काल में हुई, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। आगे हम बात करें, अगर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में थोड़ा और आगे बात करें तो देखिए आप कैसे क्या बात करते हैं। अवशेषों की अगर मैं बात करूं, इन्हीं कालों में राजस्थान में अवशेषों की बात करूं, यानी भौतिक प्रदेशों में अगर मैं उत्पत्ति की बात करूं या अवशेष की बात करूं तो देख लीजिए आप यहाँ से बात करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है? ये ध्यान रखना है। देखिए आप अवशेष की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप बात करेंगे हम पृथ्वी के पर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक ही भूखंड था, पृथ्वी पर एक भूखंड था, उस भूखंड का नाम क्या था? पेंजिया था। ये आप ध्यान रखेंगे, माध्यिपी विस्थापन सिद्धांत के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करेंगे, फिर आगे वाले टॉपिक को हम इनको गहराई से देखेंगे, ठीक है। तो एक बार आप नॉर्मल देख लीजिए कि पेंजिया एक भूखंड था,
ठीक है, महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ाएंगे तब इनको और डिटेल से देखेंगे। हिमालय की उत्पत्ति करेंगे हम, तब प्लेट विवर्ती सिद्धांत और भूगर्भित इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो पेंजिया एक भूखंड था पृथ्वी पर। इनकी चारों ओर जो जल राशि थी, उस जल राशि का नाम था, ये जल राशि थी कौन सी थी? पैंथालासा। ये पैंथालासा थी। ठीक है, इसके चारों ओर जल राशि कौन सी थी? पैंथालासा था। फिर देखिए, भूगर्भित कंपन से ऐसा माना जाता है कि कार्बोनिफेरस काल में कार्बोनिफेरस काल में ऐसा माना जाता है कि पेंजिया के दो भाग होते हैं, और पेंजिया के दो भाग होते हैं, उनमें एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। भूगर्भित कंपन से माना जाता है, इस सिद्धांत के अनुसार, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पढ़ेंगे हम, इसके दो भाग हो जाते हैं पेंजिया के। एक तो हो जाता है ऊपर वाले भाग का नाम अंगारा लैंड, ऊपर वाले भाग का नाम हो जाता है अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग का नाम गोंडवाना लैंड। ये ध्यान रखेंगे आप। ये दोनों ही किसके भाग है? पेंजिया के भाग है। अंगारा लैंड को लॉरेशिया के नाम से भी जानते हैं, लॉरेशिया। ठीक है, तो ये दो भाग हो जाते हैं, और ये स्वाभाविक बात है, जब दोनों भाग अलग अलग हो जाते हैं तो बीच में गैप आ जाता है, और इन गैप में जो जलराशि हो जाती का विकास होता है। ये जो जलराशि है, जो पैंथालासा की चारों ओर कौन था? पैंथालासा था, और दोनों भूखंडों के बीच में जो जलराशि है उसको क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर नाम दिया गया। ये ध्यान रखेंगे आप, टेथिस सागर नाम दिया गया। फिर होता क्या है, ये कार्बोनिफेरस काल में हुआ ऐसा। फिर होता क्या, देखिए आप ध्यान रखेंगे, फिर होता क्या है, ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड की अगर बात करें, और ये है गोंडवाना लैंड, ठीक है, और बीच में कौन है? टेथिस सागर। अब मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। देखिए, आप कॉन्सेप्ट की मैं बात करूंगा तो आप ध्यान इतना रखेंगे, बीच में कौन है? टेथिस सागर है। बीच में कौन है? टेथिस सागर है। टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड। देखिए, भारत में अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है, तो भारत में नहीं है तो राजस्थान में भी नहीं है। तो राजस्थान के चार भौतिक स्वरूपों में हम अंगारा लैंड की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो भाग होते हैं, बीच में टेथिस सागर आता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, जो मरुस्थल है, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो वो टेथिस सागर से हुई, और मरुस्थल की उत्पत्ति भी टेथिस सागर से हुई। तो राजस्थान में देखिए, अब भारत की मैं बात करूं तो भारत में इन दो का अवशेष है। अगर भारत का इनमें दो का अवशेष है तो राजस्थान में भी इन दो का ही अवशेष है। भारत और राजस्थान में देखिए आप, किसका अवशेष है? टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अंगारा लैंड का अवशेष भारत में नहीं है। अंगारा लैंड का अवशेष भारत में नहीं है। फिर देखो क्या होता है, गोंडवाना लैंड का त्रियासी काल में, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, त्रियासी काल में अंगारा लैंड का विभाजन हो जाता है। त्रियासी काल में अंगारा लैंड का विभाजन हो जाता है। अंगारा लैंड का विभाजन होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, विभाजन, अंगारा लैंड का विभाजन होता है। और जुरासिक काल में विभाजन किसका होता है? गोंडवाना लैंड का। जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो जाता है, और इन विभाजनों से होने के बाद में यहाँ पर, भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इन दोनों के विभाजन से महाद्वीपों का निर्माण होता है। और महाद्वीप कितने? 7, लेकिन वर्तमान महाद्वीप कितने? 8 है। एक महाद्वीप और खोजा गया, उसका नाम जीलैंडिया महाद्वीप है। ठीक है, जिसका 96% भाग जल में और 6% भाग भूभाग पर है, जिसे हम, जो 6% भाग उसे न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। तो 8 महाद्वीप हो गए, उसका नाम, लास्ट वाले का नाम जीलैंडिया है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अब आपको ध्यान क्या रहे सर, अंगारा लैंड से कौन से महाद्वीप बने और गोंडवाना लैंड से कौन से महाद्वीप बने? तो आप इतना ध्यान रखेंगे, अंगारा लैंड, देखिए आप अंगारा, इतना आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। अंगारा लैंड के कौन कौन से भाग है? उत्तरी अमेरिका, ऊपर वाले अंगारा लैंड के और नीचे वाले गोंडवाना लैंड के। उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक है, यूरोप हो गया,
और उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया ये किसके भाग है? ये 3 महाद्वीप हैं वो अंगारा लैंड के भाग है, ठीक है। एशिया का पूरा भाग नहीं, उत्तरी एशिया, ठीक है। अब मैं बात करूँ सर गोंडवाना लैंड की बात करूँ, गोंडवाना लैंड, तो अब बात करें कि गोंडवाना लैंड की अगर देखें तो गोंडवाना लैंड से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो आप बोलेंगे सर दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के सामने कौन है? अफ्रीका। अफ्रीका है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और दक्षिणी एशिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखेंगे। और आप ध्यान रखेंगे अंटार्कटिका ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक नए वाले की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा है? जीलैंडिया है, जीलैंडिया। तो ये बाकी जो देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, उत्तरी अमेरिका और यूरोप 2 और उत्तरी एशिया 3, ये 3 है अंगारा लैंड के अवशेष है। बाकी बच गए वो किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के अवशेष है। भारत भी किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का ही अवशेष है, ठीक है। तो अब ये नया वाला कौन सा देखिए, अब यहाँ से देखिए एक महाद्वीप तो ये हो गया 2, ठीक है, और अंटार्कटिका 3 और ये 4 और ये 5 नीचे आ रहे हैं, 3 ऊपर आ रहे हैं, लेकिन 5 में एक दक्षिणी एशिया भी आ रहा है, ठीक है। तो जीलैंडिया ये नया महाद्वीप की खोज की गई है, न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने की है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है, ठीक है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। इसका 96% भाग तो क्या है? जल में, और 6% भाग इसका क्या है? भूभाग है। और 6% में कौन है? न्यूजीलैंड खुद। तो न्यूजीलैंड इसका ही भाग है, ठीक है। और ये लगभग 3800 फीट 3800 फीट गहराई में है, 3800 फीट गहराई में। और ये जलमग्न है, इसका नाम न्यूजीलैंडिया है, ठीक है, सॉरी जीलैंडिया है। और जीलैंडिया भी किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का ही भाग माना गया है। तो आपको ध्यान रखेंगे वो 3 ऊपर वाले अंगारा लैंड के अवशेष, बाकी ये किसके? गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, और भारत में भी गोंडवाना लैंड का अवशेष ही है। अब हम राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे और भारत के भी भौतिक स्वरूप जब हम श्रृंखला स्टार्ट करेंगे तो वहाँ भी ये बार बार में आएंगे, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर। तो आप ध्यान रखेंगे ये सिस्टम, ठीक है। यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। अब राजस्थान में देखिए आप तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड की ही बात होगी, ठीक है, ये सिस्टम है। तो पेंजिया से बने कौन? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। पेंजिया से ये बन गए, और फिर से ये फिर अंगारा लैंड का विभाजन हो गया, फिर गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया, फिर महाद्वीप बन गए, ठीक है, यही है। और बात इनको हम जब महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ेंगे तो और डिटेल से बात करेंगे। तो देखो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की हम बात कर रहे थे, उनमें से हम कुछ पॉइंट हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। अभी भौतिक स्वरूप हमने स्टार्ट नहीं किया है, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि भौतिक स्वरूप से पहले हमने क्या क्या देखे। इनके बाद में देखिए आप यहाँ से राजस्थान के भौतिक प्रदेश की हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने की कोशिश करेंगे। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की मैं यहाँ बात करूँ, देखिए आप यहाँ से देखिए आप क्या बात करनी है। देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात नहीं, अगर किसी भी देश की या किसी भी राज्य की भौतिक प्रदेशों की अगर बात होती है तो भौतिक प्रदेश को बांटने का आधार क्या होता है? उचावच होता है, यानी उचावच के आधार पर ही भौतिक स्वरूप का विभाजन किया जाता है। अब देखिए अब भौतिक की अगर मैं बात करूं, ये भौतिक होता है, ये प्राकृतिक। भौतिक प्रदेश को अगर मैं बात करूं तो ये प्राकृतिक होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। जबकि एक प्रदेश आता है सांस्कृतिक प्रदेश। सांस्कृतिक प्रदेश आता है। सांस्कृतिक प्रदेश का विकास कौन करता है? सांस्कृतिक प्रदेश से किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ये मानव के द्वारा निर्मित है। मानव द्वारा निर्मित प्रदेश कौन सा है? सांस्कृतिक प्रदेश से मानव द्वारा निर्मित है। और भौतिक प्रदेश किसके द्वारा निर्मित है? प्रकृति के द्वारा निर्मित है, प्राकृतिक होते हैं, ठीक है, प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है। इसका आधार क्या होता है? उचावच होता है, ठीक है। मतलब भौतिक प्रदेशों का आधार क्या है? उचावच है। अब आप बात करेंगे सर भौतिक प्रदेश हैं क्या? देखिए आप भौतिकों की मैं बात करूं और एक बात मैं करूं प्रदेशों की बात करूं। पहले मैं बात करता हूं भौतिक की। तो भौतिक की अगर मैं बात करूं तो आप बताएंगे सर भूभाग पर पठारी भाग है, जैसे पठार है, पर्वत है, मैदान है, पहाड़ियाँ हैं,
पहाड़ियाँ, नदियाँ, खनिज क्षेत्र आदि अगर इनकी हम बात करें तो ये सब क्या है, भौतिक है। ये सब क्या है, भौतिक प्रदेश में आते हैं। पठार, पर्वत, मैदान, पहाड़ियाँ, नदियाँ, खनिज, वनस्पति क्षेत्र, ये सब क्या है, भौतिक है। ठीक है। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, इन सब का अध्ययन की अगर मैं बात करूं, देखिए आप प्रदेश की मैं बात करूं तो प्रदेश की मैं बात करूं यानी भौतिकों का अध्ययन, भौतिक का अध्ययन, भौतिक का अध्ययन किसी, भौतिक का अध्ययन किसी, भौतिक का अध्ययन किसी क्षेत्र विशेष में किया जाए, क्षेत्र विशेष में किया जाए, किया जाए, भौतिकों का अध्ययन किसी क्षेत्र विशेष में किया जाए तो क्या कहलाते हैं, प्रदेश कहलाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण की बात करूं, एक उदाहरण से देखते हैं हम। जैसे मैं लेता हूं कनाडा, लेता हूं कनाडा। ठीक है, मैं कनाडा के पठार ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं पठार कहाँ के ले रहा हूँ, कनाडा के ले रहा हूँ। तो कनाडा के पठार की बात अगर करें तो पठार तो क्या है, भौतिक है। और इनका अध्ययन में कनाडा के अध्ययन, कनाडा के पठारों का अध्ययन कर रहे हैं तो कनाडा के लिए ये कनाडा के भौतिक प्रदेश हो गए। मतलब उन भौतिकों का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जा रहा है तो वो वहाँ के भौतिक प्रदेश हो गए। ठीक है, वो प्रदेश में आ गए। ठीक है, जैसे मैं यूएसए की पहाड़ियों की बात कर रहा हूँ तो यूएसए का भौतिक प्रदेश हो गया, क्योंकि भौतिक कौन है, पहाड़ियाँ यूएसए की। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब है इन सब का अध्ययन किसी क्षेत्र विशेष में करते हैं तो वही प्रदेश है, वही प्रदेश है। राजस्थान की अगर मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करता हूँ तो वो राजस्थान के भौतिक स्वरूप हो गए। राजस्थान में अरावली की बात करते हो, राजस्थान की भौतिक अरावली होगी। अरावली की बात करेंगे तो वो भी राजस्थान के भौतिक प्रदेश हो गए। ठीक है, तो वो कहने का मतलब क्या, इनका अध्ययन किसी क्षेत्र विशेष में करेंगे वही क्या है, प्रदेश है। ये भौतिक है और ये प्रदेश है, इनका अध्ययन प्रदेश में किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, और एक प्रदेश होता है सांस्कृतिक प्रदेश, उसका विकास करता है मानव द्वारा करते हैं, जबकि भौतिक प्रदेशों का निर्माण करती है प्रकृति करती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, इसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना, देखिए आप ये देखिए, इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे और क्या ध्यान रखेंगे कि भौतिक प्रदेशों का आधार क्या है सर, आधार क्या है, इनका आधार क्या है, बेस क्या है, भौतिक प्रदेश को बांटने का आधार क्या है। सर ऐसे कैसे बांट दिए भौतिक प्रदेशों को, तो भौतिक प्रदेश को बांटने का आधार क्या है, उचावच है। क्या है, उचावच। ये बात आप ध्यान रखेंगे, भौतिक प्रदेश उचावच के आधार पर बांटे जाते हैं। ठीक है, अब सर उचावच के आधार, उचावच का मतलब कहीं ऊंचा और नीचा, ऊंचा और नीचा, यानी किसी भौतिक प्रदेश को उचावच के आधार पर बांटते हैं। उचावच का मतलब होता है ऊंचा और नीचा, कहीं ऊंचा क्षेत्र कहीं नीचा क्षेत्र, ऊंचा और नीचे, इन आधार पर भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया जाता है। तो इसका बेस क्या है, भौतिक प्रदेश को बांटने का आधार क्या है, उचावच है। इन उचावचों के आधार पर भौतिक प्रदेशों को बांटा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। उचावच 3 प्रकार के होते हैं और उचावचों के आधार पर भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, भौतिक प्रदेशों को बांटने का आधार क्या है, उचावच। ठीक है, उचावच अगर मैं बात करूँ तो प्रथम प्रकार के उचावचों की बात करूँ और द्वितीय प्रकार के उचावच की बात करें तो देखिए उचावच है क्या। ठीक है, उचावच की अगर मैं बात करूँ तो प्रथम प्रकार के उचावच कौन है, महाद्वीप और महासागर है। महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर प्रथम प्रकार के उचावच है। और इनमें अगर पर्वत और पठारों की बात करें, पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, अगर मैं इनकी बात करूं, पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, मैदानों की मैं बात करूं, मैदान, तो ये सब क्या है, द्वितीय प्रकार के उचावच है। मतलब इन क्षेत्रों में अगर ये क्षेत्र है तो वो द्वितीय प्रकार के उचावच है। यानी महाद्वीपों पर पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, मैदान, ये सब क्षेत्र क्या हैं, द्वितीय प्रकार के उचावच हैं। और जबकि महाद्वीप और महासागर क्या हैं, प्रथम प्रकार के उचावच हैं। तृतीय प्रकार के उचावचों की बात करूँ तो मैं हिमानी क्षेत्र है, हिमानी क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र है। ठीक है, दलदली भाग है,
दलदली भाग है, ये कौन से भाग में आते हैं? तटीय प्रकार के उचावच में आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जब हम आगे बात करेंगे हिमालयी क्षेत्रों की, एक बार कौन सी नदी कहाँ से निकलती, कौन सा डेल्टा बना रही है, तो ये ध्यान रखेंगे तीसरे प्रकार के उचावचों की बात हो रही है। जब हम पढ़ेंगे पर्वत पठार, यहाँ अरावली पढ़ेंगे, थार का मरुस्थल पढ़ेंगे, ये द्वितीय प्रकार के उचावचों में आते हैं। और महासागर और महाद्वीप आते हैं प्रथम प्रकार के उचावच। और इन्हीं उचावचों के आधार पर भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया जाता है। किसी भी देश का भौतिक प्रदेश या किसी राज्य का भौतिक प्रदेश बांटने का आधार क्या है? उचावच है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो ये एक तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है कि उचावच होते क्या हैं, ठीक है, सॉरी, भौतिक प्रदेश होते क्या हैं, इतनी बात ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है? इसके बाद में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि सर उचावचों का निर्धारण किसे किया जाता है? उचावचों मापन की अगर मैं बात करूं, उचावचों का मापन समुद्र तल से किया जाता है। समुद्र तल से किया जाता है, ध्यान रखना, समुद्र तल से किया जाता है। उचावचों का मापन किससे किया जाता है? समुद्र तल से किया जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समुद्र तल से इनका मापन किया जाता है, किनका? उचावचों का। उचावचों में पर्वत पठार मैदान आ गए, महाद्वीप महासागर आ गए, ये क्षेत्र आ गए, इन सब का जो मापन की मैं बात करूँ तो कौन है? समुद्र तल है। और भारत में इसका निर्धारण बिंदु कौन सा माना गया है? भारत में इसका मुख्य बिंदु किसको माना गया है? मुख्य बिंदु किसको माना गया? चेन्नई को माना गया। मुख्य केंद्र बिंदु किसको माना गया? चेन्नई को। चेन्नई को ध्यान में रख के इनके समुद्र तट से इनकी ऊंचाइयां ज्ञात की जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उचावचों का आधार समुद्र तल से किया जाता है और समुद्र तल का आधार बिंदु भारत में क्या माना गया? चेन्नई को माना गया। और चेन्नई को ध्यान में रखते हुए औसत ऊंचाइयों की हम गणना करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आप थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो देखिए, आप और अगर ध्यान रखेंगे तो इतना ध्यान रखेंगे आप, ये देखिए आप इतना ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए आप और क्या ध्यान रखना, देखिए आप उचावचों की मैं और बात करूं तो और आप ध्यान रखेंगे उचावचों में इतनी बात आप ध्यान रखेंगे कि इसका आधार कैसे माना गया। देखिए आप इतना ध्यान रखेंगे, देखो 300 मीटर की मैं बात करूं, 300 मीटर, ठीक है, 600 मीटर, 1800 मीटर, 2700 मीटर और 27 से अबव, 2700 मीटर से अबव की मैं बात करूं, ज़्यादा की बात करूं तो देखिए यहाँ तो मैदान आएंगे। मैदानों का आधार माना गया है कि 300 मीटर तक की ऊंचाई वाले मैदान होंगे, ठीक है, मैदान होंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर ये पहाड़ियाँ, ठीक है, पहाड़ियाँ, फिर इनकी मैं बात करूं, मैदान, ये मैदानी क्षेत्र आ गया, ये पहाड़ियाँ आ गया, ये पठार आ गए, ठीक है, ये पठार आ गए, ठीक है। फिर इन 27 से और 27 से ऊपर वाली ये क्षेत्र किस में आ गए? पर्वत में आ गए, ठीक है, मैदान, पहाड़ियाँ, पठार, पर्वत, ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये चलते रहेंगे आगे ऊपर से, ठीक है, इतना आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में अगर थोड़ा सा और बात करें, देखिए आप, मैं और अगर बात करूं तो देखिए आप, इसके अलावा थोड़ी और बात करें, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे हम, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को बांटने का प्रयास यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से प्रारंभ करेंगे और यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। ये देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश को उचावच तक हमने क्लियर कर लिए, इससे पहले हमने सारे ये पॉइंट देख लिए। देखिए आप, ये देखिए आप, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, हमने राजस्थान के भूगोलवीय संरचना के बारे में बात की और हमने महाकल्प युग और कल्पों की बात की है, ठीक है, और इनमें अवशेषों की हमने बात की है। देखिए आप, अवशेषों की हमने बात की, कौन कौन से अवशेष, तैतीस सागर, गोंडवाना लैंड, इनकी बात हमने की है, ठीक है। इनके बाद में हमने बात की है भौतिक प्रदेशों का उचावचों की भी हमने बात की है।
तो इनकी बाद में अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। भौतिक प्रदेश को बांटने का प्रयास, यानी राजस्थान की भौतिक प्रदेश को बांटने के प्रयास कहाँ से स्टार्ट किए गए, तो किस किस ने ये प्रयास किया, फिर राजस्थान की भौतिक स्वरूप कैसे बने और किस प्रकार से इनको अध्ययन करेंगे और एक एक का अध्ययन हम करेंगे और अगले क्लास में इन बातों को हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।